अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से। काफ़ी देर भी हो गई है, या यूं कह के मैं बहुत लेट बना रहा हूँ वीडियो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ मसरूफियात आ गई थी मेरे लाइफ में, और अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट सीजन तो बिल्कुल ऑफ हो चुका है। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन ऑफ हुआ है 2025 के हवाले से। 2026 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का सीजन ऑन है। एशेस जारी है, इंडिया साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये सीरीज अभी चल रही है। इसके अलावा अंडर 19 एशिया कप जो है वो दुबई में चल रहा है। कल पाकिस्तान और भारत की अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। 50 ओवर्स का ये फॉर्मेट है। 50 ओवर्स फॉर्मेट पर ये एशिया कप मुश्तमिल है। एनीवेज, तो कुछ ब्रीफली बात कर लेते हैं एशियस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से सबकत हासिल है। सबसे बड़ा इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर 2010 में जीता था। 2010। आज हम खड़े 2025, जब 2025 एंड होने जा रहा है। और इंग्लैंड को अगर ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे टेस्ट मैच जीतना है तो इंग्लैंड के टॉप 5 बैटर्स को स्कोर करना होगा, और इंग्लैंड के टॉप 3 बॉलर्स को विकेटें लेनी होंगी, बिलखुसूस जोफ्रा आर्चर। गट एटकिंसन, ब्राइडन कार्स से तो विकेटें ली भी थी, लेकिन ऑब्वियसली उसको इतनी ज्यादा सपोर्ट दूसरे बॉलर्स की तरफ से नहीं मिली थी। जोफ्रा आर्चर से काफी उम्मीदें वाबस्ता है इंग्लैंड को, लेकिन जोफ्रा आर्चर अभी उस तरीके से प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों पर, जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने प्रेशर डाला हुआ है इंग्लैंड के बैट्समैनों पर। मिचेल स्टार्क के लिए ये एशेस बहुत जबरदस्त जा रहा है, ऑल्सो विद द बॉल स्पेशली एंड विद द बैट एज वेल। सेकेंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मिचेल स्टार्क ने कलीदी किरदार अदा किया है ऑस्ट्रेलिया जीत में। पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें हासिल की, और पहली इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन का जो टोटल बनाया, earlier they were 292 for 5, and from 292 for 5 they ended up with 511। 177 रन की जो लीड थी, जो सब्सटेंशियल लीड ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की, जिसकी बदौलत इंग्लैंड पर प्रेशर पड़ा और इंग्लैंड ही टेस्ट मैच हार गया। टेस्ट मैचेस की खासियत ये होती है कि जो पहली इनिंग्स की सब्सटेंशियल लीड ले लेता है उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहता है, लेकिन इसमें टीम वर्क का अहम किरदार होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की जो जीत थी उसमें सारा जो कलीदी किरदार था, अपार्ट फ्रॉम मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं तो उनका टीम वर्क था। तमाम बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्म किया, रन्स बनाए। 511 रन की जो पहली इनिंग्स का टोटल था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं बनाई। हाँ, लेकिन सब ने स्कोर किया 60 प्लस, सब ने मिलके बनाया रन। अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड जिन्होंने 33 रन बनाए थे, जैक वेदरहिल्ड 72 रन, मार्नस लेबेस्चेन 65 रन, स्टीवन स्मिथ कप्तान 61 रन, कैमरन ग्रीन 45 रन, एलेक्स कैरी 63 रन। और उसके अलावा जो मिचेल स्टार्क ने जो 77 रन बनाए थे, 8वीं और 9वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी उसमें मिचेल स्टार्क ने बड़ा इन टर्म्स ऑफ बैट कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 511 रन बना पाए। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का अगर टोटल अगर आप देखें तो जो रूट और जैक क्रॉली सरे फहरिस्त थे। सेकेंड इनिंग्स में आप देखें तो इंग्लैंड सिर्फ 67 रन की बरतरी ले पाया। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर एक मरतबा फिर नाकाम हुए, सिवाय जैक क्रॉली के जिन्होंने 44 रन बनाए। इसके अलावा किसी भी बैटर ने जमकर बैटिंग नहीं की। ऑल्दो 96 रन की पार्टनरशिप बिल्डअप हुई इन बिटवीन बेन स्टोक्स एंड विल जैक्स, लेकिन वो पार्टनरशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। 96 रन की पार्टनरशिप पर ब्रेक हुई, और उस पार्टनरशिप को तोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया स्टीवन स्मिथ के उस कैच ने। वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस। भारत ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ऑन टॉप है और प्राइम फॉर्म में उनकी पूरी टीम। इंग्लैंड को बिल्कुल पीछे धकेला हुआ है, और इंग्लैंड के पास अब एक ही मौका है कि एशेज सीरीज को
बचाने का जो एडिलेड का जो टेस्ट मैच है, जो कि 17 दिसंबर को खेला जाएगा एडिलेड में। अब मजे की बात यह है कि सेकंड टेस्ट में माइकल नेसर ने 5 विकेट ली सेकंड इनिंग्स में, और अब आप देखें कि जो थर्ड टेस्ट खेला जाएगा उसमें पैट कमिंस भी आ जाएंगे वापस, हालांकि जॉश हेजलवुड अभी टीम का हिस्सा नहीं है। पैट कमिंस की वापसी होगी तो ऑस्ट्रेलिया टीम मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। इंग्लैंड के टॉप 5 बैटर्स को परफॉर्म करना होगा। ऑल्दो बेन स्टोक्स ने दूसरी इनिंग्स में सेकंड टेस्ट में 50 रन बनाए थे, विल जैक्स ने भी 45-46 रन बनाए थे, लेकिन नाकाफी थे वो, क्योंकि 177 रन की लीड को अबूर करना और फिर टारगेट देना काफी मुश्किल था इंग्लैंड के लिए। हाँ, अगर इंग्लैंड कम से कम 250 रन का टारगेट देता ऑस्ट्रेलिया को तो शायद ये मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था और इंग्लैंड के चांसेस मजीद बढ़ जाते जीतने के। अब इंग्लैंड के बैट्समैनों को भी परफॉर्म करना होगा और इंग्लैंड के बॉलर्स को भी परफॉर्म करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग काफी मुझे वीक नजर आ रही है। जोफ्रा आर्चर भी उस हिसाब से प्रेशर नहीं डाल पा रहे लाइक मिचेल स्टार्क, और उनके तमाम जो बॉलर्स है, अगर स्पिनर की भी अगर जरूरत पड़ी, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेथन लॉयन को शामिल करे। ये अगर शोएब बशीर को शामिल करते तो इंग्लैंड के स्पिनर को भी, इनके जो अगर शोएब बशीर को भी शामिल करते तो उसको भी उस पर भी काफी प्रेशर होगा। बट यू कांट कंपेयर शोएब बशीर एक्सपीरियंस विद नेथन लॉयन। नेथन लॉयन एक वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की खासियत थी कि उनके पास मिचेल स्टार्क है, लेबस शेन है, स्टीवन स्मिथ है, उनके पास इतने पुराने वेल एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनके टीम में मौजूद है कि जिससे उनको एज हासिल है इंग्लैंड पर। और पैट कमिंस भी अगर शामिल हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो मजीद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पैट कमिंस का एक्सपीरियंस, मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस, इवन माइकल नेसर का भी एक वसीतर तजुर्बा है। स्पिन में अगर नेथन लॉयन आ जाते हैं तो नेथन लॉयन का एक्सपीरियंस। यहाँ पर इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो वीक इस तरह से कि एज फार एज द एक्सपीरियंस इज कंसर्न उनका कोई मुकाबला नहीं है ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स, चाहे वो ब्रायडन कार्ड्स हो, गेस एटकिंसन हो, इवन जोफ्रा आर्चर हो, तजुर्बा तो है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से तो वो खासे जरा कम तजुर्बेकार नजर आते हैं। बहरहाल लेकिन इंग्लैंड को ऑल आउट जाना होगा, उनके फास्ट बॉलर्स को विकेटें लेनी होंगी अलॉन्ग विद जोफ्रा आर्चर, और विकेटें लेंगे उनके जो बैट्समैन है सारे, चाहे बेन डकेट बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो रूट ने तो खैर दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की थी, जो रूट नहीं वो गालिबन 140 तक बढ़ाए थे गालिबन। अगर जो रूट नहीं सेंचुरी करता तो इंग्लैंड 334 भी नहीं कर पाता। जो रूट और सैक्रॉली के साथ साथ उनके जो बकाया बैट्समैन है, ओले पॉप, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, ओले पॉप, बेन डकेट और हैरी ब्रुक, इन तीनों को रन्स बनाने होंगे अलॉन्ग विद जो रूट, जैक एंड बेन स्टोक्स। और इंग्लैंड के जो बॉलर्स है, ब्रायडन कार्ड्स, जोफ्रा आर्चर, गेस एटकिंसन, इनको विकेटें लेनी होंगी, और अगर शोएब बशीर भी आते तो उनको भी प्रेशर डालना होगा, इनको विकेटें लेनी होगी। अगर ये विकेटें नहीं लेंगे तो इंग्लैंड के लिए तीसरा टेस्ट बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को नफसियाती बरतरी इंग्लैंड पर इसलिए हासिल है क्योंकि इंग्लैंड ने 2010 से ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। ये एक बैरियर है जो कि इंग्लैंड को ब्रेक करना होगा। बेसबॉल क्रिकेट की जो बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इनको बिल्कुल ही नलिफाई कर दिया इनकी बेसबॉल स्किल्स को। ऑल्दो पहले टेस्ट की अगर बात करें पर्थ में, तो पर्थ तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, इंग्लैंड कंट्रोल में भी आ गया था, लेकिन ट्रेविस हेड ने सारा मामला जो है वो नलिफाई कर दिया था। उस एक उनके जो सैकड़ा था ट्रेविस हेड का पहले टेस्ट में, उसने बिल्कुल ही इंग्लैंड की बॉलिंग को लेटा दिया था। चले, ये तो बात हुई एशियस की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सीरीज हाईलाइटेड है। इंडिया 2-1 से ओडीआई सीरीज जीता थैंक्स टू दी ब्रिलियंस ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मैं कहूंगा तीसरे ओडीआई में इंडियन बॉलिंग ने फिर भी कलीदी किरदार अदा किया। तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी लास्ट 8 विकेटें 102 रन पर गिर गई थी।
278 का टारगेट मिला था, जो कि इंडिया ने आसानी चेस कर लिया था इन पिचों में, क्योंकि फ्लैट पिचेस हैं और यहाँ पर जो सेकंड बैट करता है उसके बाद आसानी होती है टारगेट चेस करने में, क्योंकि बी फैक्टर भी आ जाता है। और इंडिया में अगर टारगेट चेस करने का मौका मिल जाए 270 300, तो इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और जिस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूद हो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था। तो इंडिया ने आसानी से 2-1 से ओडीआई सीरीज जीत ली। T20 सीरीज स्टार्ट हुई है, 2 T20 मैचेस हो चुके हैं। पहला T20 इंडिया ने आसानी जीता, वन साइडेडली 101 रन से गालिबन। दूसरा T20 साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीता, एंड दैट वाज आल्सो अ वन साइडेड विक्ट्री फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पहले T20 में हार्दिक पांड्या वाज द डिफरेंस, एंड इन सेकंड T20 क्वांटन डिकॉक वाज द मेन डिफरेंस, क्योंकि क्वांटन डिकॉक के जो दूसरे T20 में 95 रन थे वो भारत को ले डूबे थे। और प्लस जो इंडिया ने कुछ बैटिंग ऑर्डर में भी शफल किया था, बजाय तीसरे नंबर पे सूर्या कुमार यादव या किसी बैट्समैन तिलक वर्मा को भेजने की वजह उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया था। इंडिया ने असल में 213 का जो उनको टारगेट मिला था, इंडिया ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 81 रन बनाए थे। उसके बाद फिर रन रेट इतना ज्यादा एक्सीड हो गया था कि उनके लिए फिर संभालना मुश्किल हो गया था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने जो पहली T20 में बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया था। दूसरे T20 में हार्दिक पांड्या जो थे वो बिल्कुल ही थोड़े बैटिंग में अगर कहूँगा तो ऑफ कलर दिखाई दिए थे। उन्होंने जो दूसरी T20 में जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 100 से भी कम था। तो ये बहुत ज्यादा मुझे एकदम वेरियंस नजर आया हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस में। तो तिलक वर्मा सिंगल हैंडेडली कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि साथ देने के लिए भी उसके साथ एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जो कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जो पार्टनरशिप थी, क्योंकि इंडिया के 47 रन में 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, अगर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती और मजीद 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते तो शायद इंडिया मैच में वापस आ सकता था। लेकिन क्योंकि जहां आपका रन रेट 16 रन पर ओवर हो जाए तो फिर इतना आसान नहीं होता। उसमें फिर वही होता है कि कोई लग गया। अगर कोई किसी ने आके 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ली ठीक है, नहीं की तो फिर आपके लिए फिर मैच को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉट बॉल्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। इवन अगर विकेट ना भी मिले बॉलर को, लेकिन अगर डॉट बॉल्स भी मिल जाती है तो बैटिंग एंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्लेइंग 11 मुझे समझ में नहीं आई कि शुभमन गिल और शिवम दुबे इनकी इंक्लूजन मुझे इनके स्क्वाड में समझ में नहीं आ रही। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, संजू सैमसन आपके पास मौजूद है और रिंकू सिंह, जो कि ऐसे मौके पर जब 15-16 रन पर ओवर हो तो ऐसे मौके पर रिंकू सिंह बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। मैं सरप्राइज हूँ कि रिंकू सिंह को अब तक क्यों नहीं इन्होंने टीम में किया शामिल। शिवम दुबे की जगह ये रिंकू सिंह को अगर शामिल कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। मुझे हैरानगी है कि प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह शामिल नहीं है। रिंकू सिंह को आई थिंक सो हो सकता है कि आइंदा आने वाले मैचेस में ये खिलाए। तीसरा T20 बहुत अहम होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये सीरीज 1-1 से बराबर है। अगर इंडिया तीसरा T20 जीत जाता है तो फिर इंडिया को साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तीसरा T20 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ही समझता हूँ, मेरा अपना ये मानना है, ये असेसमेंट है मेरी, कि अगर इंडिया तीसरा T20 जीत जाता है तो फिर इंडिया के पास 90% एंड अबव चांस होगा कि इंडिया की T20 सीरीज जीत जाएगा। और अगर तीसरा T20 साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर 90% एंड अबव चांस होगा कि साउथ अफ्रीका ये T20 सीरीज जीत जाए। तीसरा T20 बहुत अहम होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि नफसियाती बर्तरी हासिल करने के लिए ये तीसरा T20 दोनों टीमों को जीतना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की मैं बात कर लूँ तो इस वक्त न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। ऑल्दो वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच है बहुत ही ड्रामाई अंदाज में ड्रॉ किया था। दे वर 72 for 4 इन द सेकंड इनिंग्स। 550 रन उनको चेस करने से आखिरी दिन था, लेकिन 484 के लगभग 450 रन अब उन्होंने स्कोर कर लिया था। दे लॉस्ट 6 विकेट्स। जस्टिन ग्रीव्स ने 202 रन बनाए थे और मैच सेविंग इनिंग्स खेली थी। इसी तरह की इनिंग्स जो है वो यादगार समझी जाती है। लेकिन दूसरा टेस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज आराम से हार गया। न्यूजीलैंड ने कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग को बिल्कुल ही ये कि टिकने ही नहीं दिया। वेस्ट इंडीज की बैटिंग बुरी तरह नाकाम हुई, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी।
और जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड जो था वो ये टेस्ट मैच आसानी जीत गया। तो 1-0 से न्यूजीलैंड को सबक हासिल है टेस्ट सीरीज में। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो अब शुरू होगा। एक टेस्ट मैच इनका बाकी है। वेस्ट इंडीज के बाद ऑप्शन मौजूद है कि जो गलतियां उन्होंने की वो उससे सबक सीखकर तीसरा टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करें ताकि सीरीज 1-1 से बराबर हो, क्योंकि पहला टेस्ट उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज में ड्रॉ किया था। उसके बाद सेकंड टेस्ट में आके हार जाना, वो भी इतना डेलिबरेटली, तो ये चीज बहुत ज्यादा जो तकलीफ दे साबित होती है एक टीम के लिए। वेस्ट इंडीज असल में टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पैचेस में परफॉर्म करते हैं। पैचेस में परफॉर्म करते हैं, कंप्लीटली मैच पर अपनी ये ग्रिप मजबूत नहीं कर पाते। इनके साथ प्रॉब्लम ये, एक आध प्लेयर आके परफॉर्म करेगा, किसी ने एक आध ने 100-150 मार दिए, वरना बाकी जो रेस्ट ऑफ द टीम प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए क्रिकेट असल में 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होता है और इसमें टीम वर्क काउंट होता है। टीम वर्क अगर नहीं होगा और सबकी तरफ से परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी तो आप फिर किसी टीम पर हावी नहीं हो सकते। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो जितनी भी जो टॉप टीयर 1 की जो टीम्स है उनके पास टीम वर्क है, और जो टीयर 2 की जो टीम्स है उनके पास टीम वर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। एनीवेज, आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, टीम की राय से जरूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।